हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 16 जिसका नाम है डाटा एनालिसिस। और अगर मैं बोलूं तो ये जो है मैथमेटिक्स में जो है स्टैटिक्स का जो है क्या है, ये पार्ट है। ठीक है, स्टैटिक्स में ही हम लोग ये डाटा एनालिसिस, मीन, मोड, मीडियन के बारे में जो है हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग समझते हैं स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, फिर हम लोग समझेंगे डाटा क्या होता है, फिर उस डाटा का एनालिसिस कैसे किया जाता है ये हम लोग देखेंगे। सो स्टैटिक्स जो होता है, इन स्टैटिक्स वी स्टडी हाउ डाटा आर कलेक्टेड, या आप ऐसे भी लिख सकते हो स्टैट्स इज द, अगर आपको डिफाइन करना है तो आप ऐसे भी इसको डिफाइन कर सकते हो, स्टैट्स इज द collection, analyzing and interpreting the data, अब देखो स्टैट्स में होता क्या है, हम लोग क्या करते हैं स्टैट्स में जो है कलेक्शन करते हैं। किसका कलेक्शन करते हैं? बहुत सारे डेटा का। डेटा का मतलब बेसिक से अगर मैं आपको डेटा का मतलब बताऊं तो डेटा का मतलब होता है एनी रॉ इंफॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन जो हमारे लिए आगे चलकर कुछ काम में आने वाली है, उस इंफॉर्मेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? डेटा बोलते हैं। ठीक है, तो डेटा का डेफिनेशन क्या हो गया? एनी रॉ इंफॉर्मेशन इज नोन एज डेटा। अब स्टैट्स में हम लोग करते क्या है, इसी डेटा का पहले हम लोग कलेक्शन करते हैं, फिर एनालाइजिंग करते हैं उसको, फिर उसको इंटरप्रिटेट करते हैं। ठीक है, इंटरप्रिटेटिंग द डाटा होता है। तो अब देखो, जैसे हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन है, कुछ डेटा है, जैसे मान लो अभी कोविड-19 का ही केस चल रहा है, अभी देखते हैं, उसी के एग्जांपल लेते हैं। मान लो दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में जो है हमारे यहाँ के जो कलेक्टर हैं वो ये जानना चाहते हैं कि हर दिन जो है दुर्ग में कोविड-19 के कितने केसेस जो है आ रहे हैं, कितने पेशेंट जो है आ रहे हैं। तो वो अपने नीचे से जो ऑफिसर्स होंगे उनको बोलेंगे कि आप डेटा भाई कलेक्ट करके लेकर आओ, और उनके ऑफिसर्स ने क्या किया, डेटा कलेक्ट करके लेकर आया, हॉस्पिटल को फोन लगाया, बहुत सारे डॉक्टर्स के पास पूछा, और उन्होंने जो है डेटा जो है कलेक्ट कर लिया। अब ये डेटा पहुंच गए दुर्ग डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर के पास। फिर वो कलेक्टर क्या करेंगे, इसको एनालाइज करेंगे कि देखो भाई पहले दिन 20 केसेस थे, दूसरे दिन 40 हो गए, तीसरे दिन 70 हो गए, पांचवें दिन 100 हो गए, छठवें दिन 200 हो गए। तो वो क्या करेंगे, इससे एक इंटरप्रिएट करेंगे। एनालिसिस किए, फिर उसको इंटरप्रिटेट किए। कैसे इंटरप्रिटेट किए कि कल के मुकाबले, मतलब पहले दिन के मुकाबले दूसरे दिन केस कितना बढ़ा, दूसरे दिन के मुकाबले तीसरा दिन कितना केस बढ़ा, तीसरे दिन के मुकाबले चौथा दिन कितना केस बढ़ा। इस तरीके से वो इंटरप्रिटेट करेंगे। फिर इससे क्या करेंगे, वो एक आउटपुट निकालेंगे कि इस एरिया में जो है क्या हो रहा है, कोविड-19 के केसेस बहुत ज्यादा लग रहे हैं, तो इधर के मंदिर हो गए, क्या बोलते हैं, स्कूल्स हो गए, कॉलेज हो गए, मस्जिद हो गए, चर्च हो गए, इसको बंद करना पड़ेगा, इधर लॉकडाउन लगाना पड़ेगा, इधर रेस्ट्रिक्शन लगाने की जरूरत है। तो इस तरीके का जो भी काम जो होता है उसको हम लोग किसके अंडर में करते हैं? स्टैटिक्स के अंदर में जो है करते हैं। एक एग्जाम्पल तो ये हो गया कोविड-19 का। फिर दूसरा जो है स्टैटिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि जैसे वोटिंग हो रही है तो कितने लोग कैंडिडेट ए को वोट कर रहे हैं, कितने लोग कैंडिडेट बी को वोट कर रहे हैं, इससे क्या रिजल्ट निकल कर आ रहा है। उसी तरीके से मान लो आपके क्लास का फाइनल एग्जाम हुआ, और फाइनल एग्जाम में किसने टॉप किया, किसका हाईएस्ट परसेंटेज है मैथ्स में, या हाईएस्ट मार्क्स है मैथ्स में, किसका साइंस में हाईएस्ट मार्क्स है। तो ये सब जितनी भी इंफॉर्मेशन जो होती है, ये सारे इंफॉर्मेशन को हम लोग किसके अंडर में स्टडी करते हैं? स्टैट्स के अंदर में जो है स्टडी जो है हम लोग करते हैं। हमारे इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, ठीक है, हमारे इंडिया में जो है लिटरेसी रेट कितनी है, हमारे इंडिया में कितने लोग वोटिंग करते हैं, हमारे इंडिया का पॉपुलेशन किस रेट से बढ़ रही है, ये जितनी भी इंफॉर्मेशन वाली चीजें होती हैं इसको हम लोग डेटा एनालिसिस में जो है हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया डेटा, मैंने आपको बता दिया एनी रॉ इंफॉर्मेशन, और मैंने आपको स्टैट्स भी जो है आपको बता दिया। अब देखते हैं कितने टाइप्स के डेटा होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास जो है दो डिफरेंट टाइप से डेटा जो है होता है, या मतलब क्लासिफिकेशन तो बहुत सारे होते हैं डेटा का, लेकिन हम लोग इसका कलेक्शन कैसे कर सकते हैं? ठीक है, कलेक्शन जो होता है, कलेक्शन ऑफ डेटा जो होता है, दो तरीके से जो है होता है। कलेक्शन ऑफ डेटा जो होता है दो तरीके का होता है। एक होता है प्राइमरी डेटा, दूसरा होता है हमारा सेकेंडरी डेटा। तो देखो प्राइमरी डेटा में क्या होता है कि जैसे कोई भी इंफॉर्मेशन अगर हमें चाहिए, जैसे मुझे आज जानना है कि आज जो है पेट्रोल की प्राइस कितनी है,
तो अगर मैं खुद जाकर पेट्रोल पंप में पूछता हूं कि भैया आज की पेट्रोल की प्राइस कितनी है, तो ये इंफॉर्मेशन खुद जाकर कलेक्ट की। जिसको इंफॉर्मेशन चाहिए वो खुद जाके सोर्स के पास जाके पता करेगा, जो इंफॉर्मेशन चाहिए उसके रूट के पास जाकर पता करेगा, तो क्या कहलाता है, प्राइमरी कहलाता है। और अगर मान लो मैंने क्या किया, पेट्रोल पंप वाले को कॉल किया और मैंने पूछा, या मैंने अपने किसी दूसरे दोस्त से पूछा कि यार पता कर तो आज हमारे यहाँ पेट्रोल की प्राइस कितनी है, तो मैंने यहां पर जो इंफॉर्मेशन जो गैदर की वो किसी दूसरे के थ्रू की या दूसरे के हेल्प से की। या अगर मैं किसी न्यूज़पेपर में पढ़ रहा हूं, जैसे मैंने कोई न्यूज़पेपर उठाया, उसमें मैंने देखा कि आज जो है छत्तीसगढ़ में जो है पेट्रोल की प्राइस जो है 101 रुपए होगी और 40 पैसे होगी, तो ये इंफॉर्मेशन मुझे न्यूज चैनल से मिली, न्यूज़पेपर से मिली, किसी मैगजीन से मिली। तो ये सारे डिफरेंट टाइप्स के डेटा जो होते हैं क्या कहलाते हैं, सेकेंडरी कहलाते हैं, क्योंकि इसमें जो जिसको जो डेटा चाहिए वो खुद जाकर कलेक्ट नहीं कर रहा है, बल्कि किसी दूसरे के थ्रू कलेक्ट करके या किसी दूसरे के द्वारा जो कलेक्ट किया गया उस इंफॉर्मेशन को वो यूज कर रहा है। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं बोलूं कि हमारे छत्तीसगढ़ की पॉपुलेशन कितनी है बताओ, तो आप क्या करोगे, गूगल में टाइप करोगे व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक है, तो आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि 2,55,45,198 पीपल्स हैं छत्तीसगढ़ में अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहां पर आपने क्या किया, इंटरनेट का सहारा लिया और मिनिस्ट्री का जो है हेल्प लिया। गवर्नमेंट की वेबसाइट थी, उस वेबसाइट में आप गए, वहां पर आपको इंफॉर्मेशन मिल गई। ये प्राइमरी डेटा नहीं हो सकता था। क्यों नहीं हो सकता था, क्योंकि अगर आपको छत्तीसगढ़ का पॉपुलेशन जानना है तो आप हर घर में जाकर इंफॉर्मेशन पता नहीं कर सकते। ठीक है, आपकी बहुत सारी टाइम 10-15 साल बीत जाएगा अगर अकेले आप इंफॉर्मेशन गैदर करोगे तो ये नहीं हो सकता, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, एकदम एक्सेप्शनल केस है। तो आप यहां पर जो है छत्तीसगढ़ का पॉपुलेशन जो है आप खुद से कलेक्ट नहीं कर पाओगे, तो छत्तीसगढ़ का पॉपुलेशन जो है वो सेकेंडरी डेटा के अंडर में नहीं आएगा, वो किसके अंडर में आएगा, सॉरी प्राइमरी डेटा के अंदर में नहीं आएगा, वो किसके थ्रू आएगा, सेकेंडरी के अंडर में जो है आएगा। तो जो भी इंफॉर्मेशन हम लोग खुद से कलेक्ट करके लाते हैं वो कहलाता है प्राइमरी, और दूसरा जो हम लोग किसी दूसरे के थ्रू जो है क्या करते हैं, सोर्स से पता करते हैं, वो कहलाता है हमारा सेकेंडरी सोर्स जो है कहलाता है। ये बेसिस है उसका कलेक्शन का, और बहुत सारे डिफरेंट टाइप के डेटा जो है होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं, जैसे यहां पर जो है क्या बोलते हैं, काउंटिंग टेबल हो गए, या क्लास में जो बच्चे हैं, क्लास 10th में जितने भी बच्चे हैं उनका एवरेज हाइट कितना है, उनका एवरेज बॉडी वेट कितना है, ये सारे इंफॉर्मेशन भी जो है डेटा एनालिसिस के अंडर में जो है आते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसी तरीके से यहां पर देखो, जैसे मान लो एक रेस हुआ, एक कंपटीशन हुआ, तो वहां पर जो है 5 बच्चे ऐसे मिले हमें जिनकी रनिंग स्पीड जो है 15 किलोमीटर पर आवर है, 10 बच्चे ऐसे मिले जो कि जिनकी स्पीड बहुत ही ज्यादा स्लो है, इनका हो सकता है फिजिकल स्ट्रेंथ कम होगा या कोई प्रॉब्लम होगी तभी ये धीरे नहीं दौड़ पा रहे हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन जो है कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि ये जो 5 बच्चे हैं जिनकी स्पीड जो है 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये बाकी सबसे बेस्ट है। ठीक है, और अगर हम लोग यहाँ ये भी बोल सकते हैं कि ये जो 10 बच्चे हैं किसी न किसी तरीके से ये क्या बाकी बच्चों से जो है काफी ज्यादा जो है वीक है। तो कंपेयर करने के लिए भी डेटा का जो है यूज जो है होता है। और किस किस तरीके के डेटा हो सकते हैं, देखो, हाउ डिड द प्राइस ऑफ पेट्रोल वेरी ड्यूरिंग द लास्ट 3 ईयर, आखिरी 3 साल में पेट्रोल की जो प्राइस है किस तरीके से बढ़ रही है, ये भी इंफॉर्मेशन का एक तरीका हो सकता है, ये भी एक इंफॉर्मेशन है। तो ये भी इसी डाटा एनालिसिस के अंदर में आएगा कि हर साल जो है पेट्रोल की प्राइस 5-5% बढ़ते जा रही है, तो अगले साल भी बढ़ेगी। तो इस तरीके का इंफॉर्मेशन हो गया। उसके बाद दूसरा, विच स्टेट इन आवर कंट्री हैड मिनिमम रेनफॉल दिस ईयर, इस साल जो है 2021-22 में इंडिया के कौन से स्टेट में जो है सबसे कम बारिश हुई या सबसे ज्यादा बारिश हुई, ये भी एक हमारे पास डेटा एनालिसिस का टॉपिक है। इन व्हाट क्वांटिटी प्रोडक्शन ऑफ फिश इंक्रीज इन द लास्ट 5 ईयर, आखिरी 5 साल में जो है हमारे इंडिया में जो है फिश की जो प्रोडक्शन है वो किस रेट से इंक्रीज हुई है। उसके बाद है पॉपुलेशन ऑफ विच स्टेट वाज मैक्सिमम इन 2011, तो इसका आंसर जो है क्या होगा, यूपी होगा। यूपी की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। तो इस तरीके के बहुत सारे इंफॉर्मेशन जो है हो सकते हैं जो कि हम लोग स्टैट्स में जो है पढ़ते हैं, या मैं बोलूं कि डाटा एनालिसिस में जो है हम लोग पढ़ते हैं। अब देखो, अगर हमने डेटा को अरेंज कर लिया, ठीक है, हमने डेटा को कहा कि कहीं से भी कलेक्ट कर लिया, चाहे प्राइमरी सोर्स से किया हो चाहे सेकेंडरी सोर्स से किया हो, अब इस डेटा को लोगों को समझाना है
या किसी भी आदमी को अगर हम लोग समझाना चाहते हैं तो उसको समझा हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे नहीं समझा सकते मैथमेटिकली। तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है, ग्राफिकल मेथड होता है। और ग्राफिकल मेथड जो होता है वो किसी भी डेटा को रिप्रेजेंट करने का वन ऑफ द बेस्ट मेथड जो है होता है। जैसे आप क्रिकेट जब देखते हो तो उसमें भी जो है हर ओवर में कितना रन बन रहा है ये आपको टेबल्स के फॉर्म में बताया जाता है। तो आप बड़े आराम से समझ सकते हो कि जिस ओवर में जो टावर होगा सबसे ऊंचा होगा, जैसे एक साइड रहता है ना ओवर, ठीक है, जैसे इस तरीके से कॉलम बना होता है, इस तरह इधर रहता है रन और इस तरफ रहता है ओवर। तो पहले ओवर में इतना रन बना, दूसरे ओवर में इतना रन बना, तीसरे ओवर में इतना बना, पांचवें में इतना बना। तो आप बता सकते हो कि जो पांचवा जो ओवर था उसमें सबसे ज्यादा रन बना है और ये जो तीसरा जो ओवर है इसमें सबसे कम रन बना है। तो इस तरीके से आप ग्राफ को पढ़कर बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है ला सकते हो। सो ग्राफ जो होता है वो वन ऑफ द बेस्ट मेथड होता है किसी भी चीज को समझाने का। आराम से लोगों को जो है हम लोग ग्राफ में जो है लोगों को समझा सकते हैं कि हम क्या बोलना चाहते हैं। तो देखो यहां पर उसी तरीके से यहां पर भी दिया हुआ है, ठीक है, कि वीट का प्रोडक्शन जो है 2004-5 से लेके 2011-12 तक तो जो है इंडिया में कितना हुआ है। तो ग्राफ को देखकर आप बड़े आराम से समझ सकते हो कि 2011-12 में जो है सबसे ज्यादा जो है क्या हुआ है, वीट का प्रोडक्शन हुआ है। और आप देख सकते हो कि कंटिन्यूअसली जो है हमारे यहाँ क्या हुई है, हमारे यहाँ वीट का प्रोडक्शन जो है क्या हुआ है, आखिरी 6-7 सालों में जो है 2004 से लेकर 2012 के बीच में 7-8 सालों में काफी जो है इंक्रीज हुई है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो ग्राफ को देखकर कि ग्राफ जो होता है कितना इंपॉर्टेंट होता है किसी भी इंफॉर्मेशन को समझने के लिए। मैंने आपको क्रिकेट का भी एग्जांपल बता दिया, एजेस का भी एग्जांपल बता सकते हैं, आपके क्लास में कितने एज के बच्चे जो है पढ़ते हैं, कितने क्लास 10th में बच्चे हैं, कितने क्लास 5th में बच्चे हैं। तो ये सबको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग ग्राफिकल मेथड का जो है यूज करते हैं। अब उस ग्राफिकल मेथड हमने पहले क्या किया, डेटा को कलेक्ट किया, फिर डेटा को हमने ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। अब ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के बाद वहां पे हमें कुछ कैलकुलेशन करनी है और इसी कैलकुलेशन से हमें लास्ट में क्या करना है, कुछ आउटपुट या कुछ रिजल्ट जो है हमें क्या करना है, वहां से निकालना है। तभी तो हमने इतने सारा मेहनत करके जो डेटा कलेक्ट किया उसका कुछ फल मिलेगा हमें, ठीक है। तो इसी कैलकुलेशन को करने के लिए स्टैट्स में या डेटा को रीअरेंज करने के लिए, उस डेटा से अच्छे सारे आउटपुट निकालने के लिए हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। और यहां पर हमें 3 तरीके के कैलकुलेशन के बारे में जो है सीखना है। पहला है हमारा मीन, दूसरा है हमारा मीडियन और तीसरा है हमारा मोड। ये तीनों चीजें जो होती हैं ये अलग अलग इंफॉर्मेशन को जो है हमें प्रोवाइड जो है करती हैं। तो मीन के अंडर में हम लोग सबसे पहले देखते हैं, मीन के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। जैसे मीन का एक टाइप होता है अरिथमेटिक मीन जो हम लोग पढ़ेंगे, एक होता है ज्योमेट्रिक मीन जो अभी आपको नहीं पढ़ना है, 11th में पढ़ना है, एक होता है हमारा हार्मोनिक मीन। तो अलग अलग तरीके के मीन होते हैं, लेकिन आपको जो मीन पढ़ना है वो आपको अरिथमेटिक मीन के बारे में जो है पढ़ना है, ठीक है। चलो अब देखो अरिथमेटिक मीन क्या होता है। अरिथमेटिक मीन सिंपल सा मतलब ये होता है कि जैसे मैं बोलूं कि मेरे पास जो है क्या बोलते हैं, एक क्लास में जो है 5 स्टूडेंट हैं, ठीक है, 5 स्टूडेंट हैं। इन 5 लोगों का मैंने 20 मार्क्स का जो है टेस्ट लिया। जैसे आप लोगों का ही एग्जांपल ले लेता हूं, आपके क्लास में से मान लो आपके क्लास में 5 बच्चे हैं और 5 बच्चों का मैंने 20 मार्क्स का जो है टेस्ट लिया। तो पहले बच्चे ने कितना मार्क्स लाया, 16 मार्क्स लाया, दूसरा बच्चे ने 20 में से 20 लाया, तीसरे बच्चे ने 20 में से 10 मार्क्स लेकर आया, चौथे बच्चे ने 12 नंबर लेकर आया और 5वें बच्चे ने जो है मान लो 14 नंबर लेकर आया। तो ये 5 बच्चों के अलग अलग मार्क्स हैं। अब मुझे ये जानना है कि देखो एक ने 12 नंबर लाया, एक ने 10 नंबर लाया, एक ने फुल 20 आउट ऑफ 20 लिया है। अब मुझे जानना है कि ये जो 5 बच्चों हैं इसका एवरेज परफॉर्मेंस क्या रहा। तो जब मैं एवरेज की बात करता हूं ना कि एवरेज क्या हुआ, एवरेज एज कितना है क्लास 10 में पढ़ने वाले बच्चों का, या एवरेज मार्क्स कितना है पूरे क्लास का परफॉर्मेंस का, तो यहां पर हम लोग यूज करते हैं अरिथमेटिक मीन का जो है यूज करते हैं, ठीक है। और अरिथमेटिक मीन का जो फॉर्मूला होता है आप यहां पर लिख लो, अरिथमेटिक मीन इक्वल्स टू ये जो भी हमारे पास ये जो 16, 20 ये दिख रही है इसको ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो हमारा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो भी जितने भी ऑब्जर्वेशन दिए रहेंगे सबका समेशन करेंगे और नीचे में रहेगा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितने ऑब्जर्वेशन है उसको काउंट करके आपको लिखना है।
और इसको डिनोट किससे करते हैं, अरिथमेटिक मीन को इससे डिनोट किया जाता है x बार से। ठीक है, तो x बार इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो सबको प्लस करते हैं, तो 16 प्लस 20 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 14 और 5 ऑब्जर्वेशन है, तो 5 से क्या करेंगे, इसको जो है हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा, देखो 20 और 10 30 और 40 और 6 46 50 60 70 72 72 अपॉन में 5 आया, तो ये कितना हो जाएगा, देखो 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10 और ये हो जाएगा 0.4। तो 12.4 जो है यहाँ पर जो है हमारे पास जो है क्या होगा, यहाँ पर जो सॉरी 5 4 जा 20 होगा और ये हो जाएगा 5 कितना बचेगा, एक मिनट डिवाइड कर लेते हैं, 72 डिवाइडेड बाई 5 5 1 जा 5 2 बचा 22 5 4 जा यहाँ पे बचा 20 यहाँ बचा 2 यहाँ डेसिमल लगाएंगे 5 4 जा हाँ 14.4। तो सबका जो एवरेज मार्क्स है वो किसके बराबर है, 14.4 के बराबर है। तो इस तरीके से अरिथमेटिक मीन का जो है हम लोग यूज करते हैं। तो ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिएगा। अब देखो जब हम लोग अरिथमेटिक मीन का यहाँ भी फॉर्मूला दिया, देखो अरिथमेटिक मीन इक्वल्स टू सम ऑफ डाटा अपॉन नंबर ऑफ डाटा, इसी को मैथमेटिकल फॉर्मेट में हम लोग इस तरीके से भी लिखते हैं सिग्मा। ये जो साइन दिख रहा है ना, इसको बोला जाता है सिग्मा, और सिग्मा का मतलब क्या होता है, समेशन करना, प्लस करना सबको, समेशन। ठीक, अब देखो जो आपको क्वेश्चन मिलेगा ना, उस क्वेश्चन के टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, मोड में भी यही मिलेगा, मीडियन में भी यही मिलेगा, हर चीज में आपको अलग अलग 3 टाइप्स के क्वेश्चन जो है मिलेंगे, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। पहला जो टाइप्स है उसको हम लोग बोलते हैं इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रीट सीरीज। ठीक है, डिस्क्रीट सीरीज। तीसरा जो होता है इसको बोला जाता है या तो कंटिन्यूअस सीरीज बोलते हैं, या फिर हम लोग इसको ग्रुप्ड सीरीज भी से जो है जानते हैं। अब इनमें डिफरेंस क्या है, इंडिविजुअल मतलब नाम से समझ में आ रहा है कि जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास होगी वो इंडिविजुअल फॉर्म में होगी। जैसे मैंने ऊपर आपको जो एग्जांपल बताया कि 5 बच्चे हैं, 5 बच्चों के मार्क्स हैं, तो वहां पर मैंने पांचों के एक एक नंबर लिख दिए, इतने इतने हैं करके। तो जब आपको एक एक इंफॉर्मेशन दी होगी, कॉमा लगा कर दिया गया होगा, तो ऐसे इंफॉर्मेशन को या ऐसे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन को क्या बोला जाता है कि ये जो क्वेश्चन है किसका क्वेश्चन है, इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन है कहा जाता है। अगर मान लो वहां पर 5 बच्चों के जगह जो है 50 बच्चों के नंबर होते, तो मैं हर एक का 50 या 50 की जगह मान लो 150 बच्चे होते, तो 150 बच्चों के मार्क्स को जो हमें नहीं लिख पाता, बहुत ज्यादा लेंदी हो जाता। तो फिर मैं वहां पर क्या करता, डिस्क्रीट सीरीज यूज करता। अब डिस्क्रीट सीरीज में होता क्या है देखो, तो मैं यहां पर एक टेबल बना देता। ठीक है, अब मैंने 20 नंबर का टेस्ट लिया हुआ है, अब 20 नंबर का टेस्ट लिया हुआ है तो मैं यहां पर एक टेबल बना दूंगा, यहां पर लिख दूंगा मार्क्स और यहां पर लिख दूंगा नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब मैंने देखा कि 10 नंबर पाने वाले जो है 18 बच्चे हैं, तो मैं यहां पर 10 नंबर 18 बार नहीं लिखूंगा, मैं काउंट कर लूंगा कि सेम मार्क्स पाने वाले कितने हैं। इसके बाद मैंने देखा कि 11 नंबर पाने वाले 20 बच्चे हैं, फिर मैंने देखा कि 12 नंबर पाने वाले जो है 28 बच्चे या 38 बच्चे हैं। तो इस तरीके से मैं इसको क्या करूंगा, टेबुलेट फॉर्म में लिख देता हूं, तो वो क्या बन जाता है, मेरा डिस्क्रीट सीरीज जो है बन जाता है। अब लास्ट बचा एक और ग्रुप सीरीज। ग्रुप सीरीज क्या होती है, अच्छा यहां पर एक और चीज बता देता हूं, जैसे यहां पर 10 मार्क्स पाने वाले 18 बच्चे हैं, 11 मार्क्स पाने वाले 20 बच्चे हैं, 12 मार्क्स पाने वाले 38 बच्चे हैं, तो इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है भाई फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जब कोई ऑब्जर्वेशन एक से ज्यादा बार अगर रिपीट होती है, या फिर एक से ज्यादा बार रिपीट होती है, तो उसके लिए यूज किया जाता है फ्रीक्वेंसी। तो यहां पर नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ वेजेस, इस तरीके से जो भी दिया रहता है, जो एक से ज्यादा बार रिपीट हुआ रहता है कोई आइटम या कोई ऑब्जर्वेशन, उसको बोला जाता है फ्रीक्वेंसी। अब आते हैं ग्रुप सीरीज क्या होती है। तो ग्रुप सीरीज में बेसिकली हम लोग क्या देखते हैं, जैसे मान लो वहां पर हमने पहले वाले इंडिविजुअल में 5 बच्चों के मार्क्स देखे, डिस्क्रीट सीरीज में हमने मान लो 150 बच्चों के मार्क्स देखे। अब मान लो कि पूरे क्लास में जो है 500 बच्चे हैं और 500 लोगों के मार्क्स हमें क्या करने हैं, लिखने हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सबके एक एक मार्क्स नहीं लिखेंगे, यहां भी हम लोग टेबुलेट फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे। लेकिन टेबुलेट फॉर्म में कन्वर्ट करने में एक डिफरेंस आएगा डिस्क्रीट सीरीज और इसमें। यहां पर सिंस जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है ये बहुत ही ज्यादा हो जाते हैं, तो फिर इसको हम लोग क्लास इंटरवल में डिवाइड कर देते हैं, क्लास इंटरवल और नंबर ऑफ स्टूडेंट।
ठीक है। अब क्लास इंटरवल क्या होता है, एक पर्टिकुलर गैप में डिवाइड करना है इंटरवल। जैसे हम लोग देखेंगे कि 0 से 10 नंबर पाने वाले कितने बच्चे हैं, या 0 से जो भी हमारे लिए कन्वीनियंट होगा उस कन्वीनियंट के हिसाब से, जैसे 100 नंबर का टेस्ट हो रहा है तो हम लोग 10-10 के गैप में भी डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे कन्वीनियंट के हिसाब से एक इंटरवल में डिवाइड कर देते हैं। तो 0 से 10 नंबर पाने वाले कितने बच्चे हैं, 10 से 20 नंबर पाने वाले कितने बच्चे हैं, 20 से 30, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, इस तरीके से क्लास इंटरवल में डिवाइड कर देते हैं। और ये जो इंटरवल है, इसका जो फर्स्ट वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट, और ये जो ऊपर वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं हम लोग अपर लिमिट। तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट के फॉर्म में हम लोग क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, और फिर काउंट कर लेते हैं कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो कि 0 से 10 नंबर के बीच में हैं, 10 से 20 में कितने लोग हैं, 20 से 30 में कितने हैं करके। तो फिर उस इंफॉर्मेशन को रीड करना क्या होता है, हमारे लिए जो है आसान हो जाता है। तो इस तरीके से 3 टाइप के आपको मीन में भी क्वेश्चन मिलेंगे, मोड में भी क्वेश्चन मिलेंगे, और मीडियन में भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और ग्रुप सीरीज। ये हो गया आपका मीन का फॉर्मूला। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक देखते हैं थ्योरी वाले पोर्शन को। अगले वीडियो में हम लोग यहां से जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करना जो है स्टार्ट करेंगे, और आपको मैं बहुत सारे फॉर्मूले भी जो है बताऊंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।